हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड परीक्षा 2021, देखिए यहाँ पे इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 हिंदी जो गोधूली बुक है ना, उसका महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम लोग देख रहे हैं, जिसका यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सभी वीडियो को देख डालिए। तो उम्मीद है वहां से आप देखिएगा तो वहां से बहुत आपको फायदा होने वाला है। तो प्लीज़ आप सबसे पहले उन सभी वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब कुछ आगे की रणनीति समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चलते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने कहता है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है। आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। ऑप्शन क में दिया है सती प्रथा, ऑप्शन ख में दिया है दहेज प्रथा, ऑप्शन ग में दिया है जाति प्रथा और ऑप्शन घ में दिया है बाल विवाह प्रथा। तो इसका जो सही जवाब निकल के आ जाएगा वो ऑप्शन ग इसका सही जवाब होगा, जाति प्रथा। और इसके बारे में अगर इस जो लोकोक्ति है इसके बारे में अगर जानना चाहें तो यह जो लिया गया है वह श्रम विभाजन जाति प्रथा से लिया गया है। यह कहाँ से है? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक आपको पता है कौन है? भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे नंबर 2 कहता है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है? पेड़ की कमरा किसकी रचना है? आपको बताना है कि पेड़ का रचना किसकी है। ऑप्शन क में दिया है, देखिए ऑप्शन क में दिया है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन ख में दिया है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन घ में दिया है अमरकांत और ऑप्शन घ में दिया है यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही जवाब आपको बताना होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो इसका जो सही जवाब इसका हो जाएगा कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है। तो पेड़ का जो कमरा रचना है वह विनोद कुमार शुक्ल जी की है। अगर इनके बारे में जाने तो इस पुस्तक में यानी गोधूली में इनकी जो रचना है उसका नाम है मछली। ध्यान दीजिएगा, मछली इनकी कहानी है और यह कहानी है और इसकी रचना किन्होंने की है? विनोद कुमार शुक्ल जी ने। अगर अशोक वाजपेयी जी की बात करें तो अशोक वाजपेयी जी ने क्या इसमें लिखे हैं? तो उन्होंने अभिनयो लिखा है, अभिनयो इन्होंने लिखा है, जो एक ललित रचना है। ध्यान दीजिएगा, जो एक ललित रचना है। अमरकांत जी के बारे में जाने तो इन्होंने बहादुर लिखा है, जो एक कहानी है। यतीन्द्र मिश्र जी की बात करें तो इन्होंने लिखा है नौबत खाने में इबादत। उम्मीद है आपको सभी ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न आपसे कहता है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। आपको बताना है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ढाते विश्वास का, दही वाली मगम्मा का, नगर का या माँ का। इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा आप यहाँ से बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो उन्होंने किया है दही वाली मगम्मा का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, दही वाली मगम्मा का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि कवित्री, देखिए यहाँ पे दिया है कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। कवित्री अनामिका का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया 1961, ऑप्शन बी में दिया है 1962, ऑप्शन सी में दिया है, देखिए यहाँ ऑप्शन सी में दिया है 1963 और ऑप्शन घ में दिया है 1965। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा वह कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 1900। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1961। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि घनानंद की भाषा क्या है। आपको बताना है कि घनानंद जी का भाषा क्या है। देखिए अगर कवित्री अनामिका के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जान ले तो कवित्री जो अनामिका इन्होंने लिखा है अक्षर का ज्ञान। ध्यान दीजिएगा, यह अक्षर का ज्ञान नामक इन्होंने कविता लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धनानंद की भाषा
आपको बताना है कि धनानंद की भाषा क्या ऑप्शन ए में दिया है, यानी ऑप्शन क में दिया है अवधी, ऑप्शन ख में दिया ब्रज भाषा, ऑप्शन ग में दिया प्राकृत भाषा और ऑप्शन घ में दिया है पाली भाषा। तो आपको बताना है कि घनानंद की जो भाषा थी, धनानंद की जो भाषा थी वह कौन सी थी। तो इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा वह थी ब्रजभाषा। कौन सी भाषा थी? ब्रजभाषा। अगर घनानंद की बात करें तो घनानंद जी ने जो लिखा है, घनानंद जी ने जो लिखा है यहाँ आपको बता देते हैं, अति सुधो स्नेह कुमारग मो असुवनिहि लय बरसो। इन्होंने लिखा है, इन्होंने यह लिखा है। तो उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। आपको बताना है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ऑप्शन क में दिया बेटियों के अनुसार, ऑप्शन ख में दिया खोखा के अनुसार, ऑप्शन ग में दिया है मदन के अनुसार और ऑप्शन घ में दिया है गिरधर के अनुसार। तो आपको इसका सही जवाब बताना होगा। इसका क्या सही जवाब होगा? तो इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा वह अपने खोखा के अनुसार, जो सेन दंपति थे वह खोखा के अनुसार अपने जो सिद्धांत था, अपने जो नियम था वो क्या कर दिए थे? बदल दिए थे। अगर इस कहानी के बारे में बात करें तो यह जो कहानी है वह 20 की दांत है। कौन सी है? 20 की दांत है। 20 की दांत क्या है? आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो 20 का दांत कहानी है और इनके जो रचनाकार हैं उनका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा जी। क्या नाम है उनका? लिख देते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा जी। नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं 20 के दांत के लेखक। इसमें और बहुत मज़ेदार कहानी है। इसका हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। हमने जो भी गोधोली पुस्तक है उसका हमने वीडियो सभी चैप्टर का अपलोड कर रखा है। प्लीज़ आप जाइए वहाँ और चैनल को देखिए, वहाँ से आपको सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियो गोधोली का। तो प्लीज़ आप चैनल पे जाएं और उसको सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और अगर ना भी लगता है तो डिसलाइक करें और कमेंट भी करें कि हम उसमें सुधार कर सकें, क्या आपको प्रॉब्लम लग रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 7वां प्रश्न कहता है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। आपको बताना है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। ऑप्शन ए में दिया हेक्कल को, ऑप्शन बी में दिया हक्कर्स को, ऑप्शन सी में दिया वारेन हेस्टिंग्स को और ऑप्शन घ में दिया विलियम जोन्स को। तो यहाँ से जो इसका सही जवाब निकल कर आ जाएगा कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा जो घड़ा मिला था वह किसको मिला था? वह वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अब यहाँ से थोड़ी सी बात कर ले तो दारिस नामक सोने के सिक्के जो यह मिला है वह कौन से कहानी से या कौन से चैप्टर से है? तो यह हमारा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है मैक्स मुलर का जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाऊ में हुआ था। यह भी ध्यान दीजिएगा। इनके बारे में और अगर थोड़ा सा जान लें तो मैक्स मुलर जी का यह जो है भारत से हम क्या सीखें, एक भाषण है। क्या है? एक भाषण है भारत से हम क्या सीखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न आपके साथ कहता है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। आपको बताना है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए में दिया है कन्नड़, ऑप्शन बी में दिया है तमिल, ऑप्शन सी में दिया उड़िया और ऑप्शन घ में दिया गुजराती। तो ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा उड़िया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन क में दिया जीवनानंद दास, ऑप्शन ख में दिया अनामिका, ऑप्शन ग में दिया सुमित्रानंद पंत और ऑप्शन घ में दिया रेनर मारिया रिल्के। तो क्या इसका सही जवाब होगा? आप इसका कमेंट करिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यह जो सही इसका जो कवि की पंक्ति है वह कवि की पंक्ति रेनर मारिया रिल्के जी की है। और रेनर मारिया रिल्के जी के जो लिखे हैं उनका नाम है उसका जो काव्य है, उस काव्य खंड का जो नाम है उनका नाम है मेरे बिना
तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु के ये लेखक हैं या कवि हैं, कह सकते हैं कवि हैं, ये लेखक नहीं कवि हैं। अब इन बाकी का बात कर लें तो जीवनानंद दास जी का बात करें तो जीवनानंद दास जी ने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है लौटकर आऊँगा फिर, लौटकर आऊँगा फिर, लौटकर आऊँगा फिर, इन्होंने लिखा है जीवनानंद दास जी ने। उसके बाद अनामिका की बात करें तो अनामिका लिखे हैं, अनामिका लिखी है अक्षर का ज्ञान, क्या लिखी है? अक्षर का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान लिखी है। सुमित्रानंद पंत जी की बात करें, सुमित्रानंद पंत जी की बात करें तो इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने जो लिखा है वो भारत माता लिखे हैं, भारत माता लिखे हैं। तो उम्मीद है सभी ऑप्शन से क्लियर आपको हो गया। तो इसी तरह से हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और नए मोटिवेशन के साथ हम आपके नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हो जाएं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 10वां प्रश्न कहता है कि जीवनानंद दास जी की किस कविता के प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रनोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। जीवनानंद दास की किस कविता के प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन क में दिया, देखिए ऑप्शन क में दिया है मन विहंगम, ऑप्शन क में दिया है मन विहंगम, ऑप्शन ख में दिया है बनलता सेन, ऑप्शन ग में दिया है देखिए यहाँ पे ऑप्शन ग में दिया है रूपसी बंगला और ऑप्शन ग में दिया है झरा पलक। तो इसका क्या सही जवाब होगा आपको बताना है। इसका जो सही जवाब वह हो जाएगा वह बनलता सेन हो जाएगा। वह कौन सा हो जाएगा? तो वह बनलता सेन हो जाएगा, जो जीवनानंद दास की कविता के प्रबुद्ध आलोचक के द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो इनके बारे में और थोड़ा सा बात कर लें तो इस चैप्टर में जीवनानंद दास जी की जो है वह लौटकर आऊँगा फिर, वह कौन सा है? लौटकर आऊँगा फिर इन्होंने इसमें कविता को लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 11वां प्रश्न आपसे कहता है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन क में दिया है पुस्तक की शिक्षा, ऑप्शन ख में दिया है यंत्रों की शिक्षा, ऑप्शन ग में दिया बुद्धि की शिक्षा और ऑप्शन घ में दिया है हृदय की शिक्षा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वह हृदय की शिक्षा हो जाएगा। वह कौन सी हो जाएगा? हृदय की शिक्षा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर गांधी जी की बात करें तो इस चैप्टर में इन्होंने लिखा शिक्षा और संस्कृति इन्होंने लिखा है शिक्षा और संस्कृति, जो शिक्षा शास्त्र पे है। जो क्या चीज़ पे है? जो शिक्षा शास्त्र पे है, शिक्षा शास्त्र पर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न कहता है कि अविन्यों की 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? फिर से रिपीट कर रहे हैं। अविन्यों के 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? ऑप्शन क में दिया 27, ऑप्शन ख में दिया 28, ऑप्शन ग में दिया 29 और ऑप्शन घ में दिया 30। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा होगा? आप कमेंट करके बताइए। इसका जो सही जवाब निकल कर आपके साथ आ जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वह जो होगा वह ऑप्शन ए। उम्मीद है आपने सही भी करा होगा। यानी कि अविन्यों के 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्यों की रचना की? तो उन्होंने 27 गद्यों की रचना की। अगर हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में जान लें तो अविन्यों के जो रचनाकार हैं उनका नाम है अशोक वाजपेयी। और इनकी यह ललित निबंध है। क्या है? यह ललित रचना याद रखिएगा। यह ललित रचना ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ललित रचना निम्न में किन की है, तो याद रखिएगा यहाँ से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 13वां प्रश्न करता है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन क में दिया है उड़िया, ऑप्शन ख में दिया गुजराती, ऑप्शन घ में दिया राजस्थानी और ऑप्शन घ में दिया कन्नड़। तो इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वह राजस्थानी हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 14वां प्रश्न कहता है देखिए यहाँ पे
पंपाति को कौन सा रोग था? आपको बताना है कि पंपाति को कौन सा रोग था, पंपाति को कौन सा रोग था। तो ऑप्शन ए में दिया, देखिए यहाँ पे टेटनस था, हैजा था, ऑप्शन ग में दिया है कैंसर था, ऑप्शन घ में दिया है मोनिजाइटिस था। यह जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, यह जो क्वेश्चन है वह बर्निका से लिया गया है। वह कहाँ से लिया गया है? बर्निका से। यानी 13 भी प्रश्न बर्निका से ही है, 14 भी प्रश्न बर्निका से ही है। तो यहाँ से आपको बताना है कि पंपाति को कौन सा रोग था, तो उसको जो सही रोग था वह मेनिंजाइटिस था। वह कौन सा था? मेनिंजाइटिस। इसका सही जवाब हो जाएगा मेनिंजाइटिस था। चलिए आज का अंतिम प्रश्न आज देखते हैं बीरेन डंगवाल जी का। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आपको बताना है कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए, कृति कहने का मतलब उनकी वह कौन सी रचना थी जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन क में दिया इसी दुनिया में, ऑप्शन ख में दिया दुष्चक्र में सृष्टा, ऑप्शन ग में दिया पहली पुस्तिका और ऑप्शन घ में दिया कवि ने कहा। तो आपको बताना है कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा, इसका जो सही जवाब निकल कर आ जाएगा वह दुष्चक्र में सृष्टा। अगर इस कहानी की बात करें, इस पुस्तक की बात करें, तो बीरेन डंगवाल जो लिखे हैं, बीरेन डंगवाल जो लिखे हैं वह एक वृक्ष की हत्या, क्या लिखे हैं? एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या नामक इन्होंने कविता लिखा है। तो उम्मीद है आपको यह सेशन समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना है, फिर अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए